नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कच्ची स्कीम तैयार करी, आनन फानन में उसे लागू किया और प्रधानमंत्री मोदी उनकी सरकार और देश को दुविधा में डाल दिया। अब हकीकत यह है कि राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना में एक बहुत इनसिग्निफिकेंट प्लेयर थे। आप यूं कहें वो इस पूरे मामले में गेस्ट अपीयरेंस में थे। अग्निपथ की सारी योजना 100% मोदी का ब्रेन चाइल्ड थी, मोदी की अपनी योजना थी। नोटबंदी की तरह, या यूं कह सकते हैं आप किसानों के काले कानून की तरह, मोदी ने ही इस स्कीम को डिवाइस किया था कुछ लोगों के साथ मिलकर। और इसीलिए जब अग्निपथ योजना अनाउंस हुई और उसके कुछ ही घंटे बाद देश भर में जब जगह जगह आग फैलने लगी, बिहार से यूपी, यूपी से हरियाणा और फिर दक्षिण भारत के राज्यों में, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की हवाइयां उड़ गई और एक फायर फाइटिंग सिस्टम मोड में पीएमओ आ गया। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से एक के बाद एक संशोधन होने लगे। अब अग्निपथ रक्षा मंत्रालय की स्कीम थी, तो आप कहेंगे कि राजनाथ सिंह गेस्ट अपीयरेंस में कैसे आ गए। इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जहन में आइडिया आते कैसे, कहाँ से आते हैं, कौन लोग आइडिया लेके आते हैं और उन आइडियाज़ को वो कैसे महायोजना में बदलते हैं और फिर कहाँ उस महायोजना में गलती हो जाती है और देश को उस गलती को भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों, कन्वेंशन ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तमाम अपने अधीन मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी आइडिया जनरेट होता है, कोई भी योजना को लेकर कोई कंसेप्ट अगर इवॉल्व होता है तो मंत्री से बात होती है, सेक्रेटरी से बात होती है, एडिशनल सेक्रेटरी से बात होती है, फिर वो आइडिया स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है, फिर कैबिनेट के साथ कैबिनेट मीटिंग में सलाह मशवरे होते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैबिनेट से उसको एक विधेयक के रूप में लाया जाता है और या फिर पार्लियामेंट की जो एक्सपर्ट कमेटी है उससे बातचीत होती है। कहने का मतलब यह है कि जहां तक मुमकिन हो विशेषज्ञों से बातचीत, लोगों से बातचीत और फिर एक आइडिया जनरेट होकर वो देश के सामने लाया जाता है। ये अमूमन प्रधानमंत्री के कार्यालय के काम करने का तरीका है। लेकिन मोदी जी के काम करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनकन्वेंशनल है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी के पास जब भी कोई आइडिया आता है, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी एक्सक्लूसिव आइडिया आया है और अगर उनको वो पसंद आ गया तो हो सकता है रातों रात वो उस आइडिया पे काम करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सीक्रेसी के साथ, बहुत गोपनीयता बरतते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो उनके गुजरात लॉबी के जो वफादार अधिकारी सिर्फ उनसे शेयर करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो जो मिनिस्ट्री है कंसर्न उसके एक आध एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। फिर नीति आयोग, ये संस्था जो प्लानिंग कमीशन हटाकर उन्होंने खुद बनाई है, नीति आयोग से एक सेकंड थॉट लेते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि उस पूरी स्कीम को, उस पूरे आइडिया को, उसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं वो नीति आयोग से वेरीफाई करा लेते हैं चुपचाप। और इस पूरे प्रोसेस में जो संबंधित मंत्री है या सचिव है या उनकी कैबिनेट है या उनके सीनियर कलीग्स हैं या फिर आप कह सकते हैं मंत्री परिषद है या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे अक्सर वो बात नहीं करते, गोपनीयता बरतते हैं। और जब स्कीम पक जाती है पूरी तरह से तब वो कैबिनेट में आखिरी मोमेंट पर लाते हैं और कैबिनेट में ऐसा कहा जाता है ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। कैबिनेट में प्रपोजल आया और अप्रूव हो गया। और वैसे भी मोदी जी के आगे किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि वो उनको सलाह मशवरा दे सके। और फिर मोदी जी आखिर में डिसाइड करते हैं कि इस योजना को अनाउंस कैसे करना। ज़्यादातर वो खुद ही टीवी पर आकर अगर कोई बड़ी योजना है तो अनाउंस कर देते हैं या पार्लियामेंट में अनाउंस कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मौका राजनाथ सिंह को दे दिया और राजनाथ सिंह ने भी प्रेस नोट पढ़ा, उन्होंने अपने दिल की बात कोई नहीं कही। अब दोस्तों, जैसे कि नोटबंदी आप देखें, नोटबंदी
जो है ये एक एक्सक्लूसिव आइडिया मोदी जी ने खुद जनरेट किया था और एक गुजरात काडर के अधिकारी थे हसमुख अदिया, उन्हीं के साथ उन्होंने शेयर किया। उस वक्त अरुण जेटली साहब वो देश के फिनेंस मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने सलाह नहीं ली। इसके तमाम एविडेंसेस हैं जो मैं कभी फिर शेयर करूंगा आपसे। और नोटबंदी को जब पूरी तरह से उन्होंने उस पूरे आइडिया को डेवलप कर लिया, तब अचानक वो एक दिन कैबिनेट में ले गए और कैबिनेट के जितने मंत्री थे उनसे कहा कि वो फ़ोन अपना बाहर रखें। और पहली बार हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की किसी कैबिनेट को अपने फ़ोन मीटिंग से बाहर रखने पड़े। और उसके कुछ ही देर के बाद जब कैबिनेट को मोदी जी ने इन्फॉर्म कर दिया तो वो फिर टीवी पर आए और फिर आपको मालूम है कि किस तरह से उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया, वो जो उनका तरीका था। अब इसकी फ्लिप साइड ये है कि बहुत सी कमियां रह गई, खामियां रह गई, क्योंकि स्टेक होल्डर से बात नहीं करी, एक्सपर्ट से बात नहीं करी। और 50 दिन में नोटबंदी के तकरीबन 60 बार संशोधन हुए, 60 चेंजेस इन 50 डेज, 60 बार संशोधन सिर्फ 50 दिन में। और इसी तरह से अगर आप जीएसटी देखें, जीएसटी में भी यही हाल रहा। ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही उस पर काम करता रहा और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बुला लिया गया। और उसमें भी आपने देखा होगा कि 10 महीने में 376 चेंजेस जीएसटी में करने लगे। पूरा का पूरा नेटवर्क बिखर गया, बैठ गया। और उसकी वजह यही थी कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही उस पूरी जीएसटी को परसू कर रहा था। काले कानून में सबने देखा है कि किस तरह से जो किसान के काले कानून आए। नरेंद्र सिंह तोमर नाम के कृषि मंत्री थे, उनके पास नेगोशिएशन की कोई पावर नहीं थी, सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में था। और अंततः जब देश भर में शहादत हुई, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, फिर अचानक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोदी जी को याद आया कि ये कानून गलत है, खुद ही उन्होंने वापस लिया। और इसी तरह अगर आप सीए देखें या बाकी भी आप स्कीम्स देखेंगे मोदी जी की, जो उन्होंने खुद अनाउंस की, जो खुद उनका ब्रेन चाइल्ड थी, अक्सर बिना स्टेक होल्डर से बात किए, बिना एक्सपर्ट से मशवरा लिए उन्होंने वो स्कीम्स खुद अनाउंस की। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात में मैंने देखा है उनके कई प्रोजेक्ट्स, मैंने वहाँ पर जाके उसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मैंने पाया कि जो भी वहाँ पर बड़े बड़े, जैसे ढोलेरा प्रोजेक्ट है, ये देखें आप, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा मोदी जी का प्रोजेक्ट था जो आज तक कामयाब नहीं हो पाया 15 साल के बाद। वो भी मोदी जी का अपना ब्रेन चाइल्ड था जिसमें उन्होंने किसी की सलाह नहीं ली। तो अक्सर मोदी सलाह नहीं लेते हैं और खुद ही सोचते हैं, मुतमईन हो जाते हैं कि ये जो स्कीम है वो कामयाब होगी और फिर अकेले दम पर उसको कामयाब करते हैं और खुद ही अनाउंस करते हैं। ये अलग बात है कि ज़्यादातर स्कीमें कहीं ना कहीं फ्लॉप हुई। अब अगर हम अग्निपथ की स्कीम देखें तो जिस दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS, जी हाँ, ये सिक्योरिटी पर कैबिनेट की सबसे सर्वोच्च कमेटी है, इस कमेटी में जब प्रधानमंत्री ने अग्निपथ को अप्रूव कर दिया तब राजनाथ सिंह से कहा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। राजनाथ जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर वो दरअसल पढ़ रहे थे। वो राजनाथ सिंह जो संसद से लेकर सड़क तक जहां भी रैली करते हैं या बोलते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ना पड़ा। और राजनाथ सिंह, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनका चेहरा देखें, तो वो तनाव है, वो खुशी नहीं है। अगर कोई मंत्री इतनी बड़ी योजना अपने मंत्रालय की वो देश को समर्पित कर रहा है तो वो जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी उनके चेहरे पर नहीं है, तनाव है। और वो पढ़ कर बोल रहे हैं, अगर आप गौर से ये वीडियो देखें तो वो पढ़ रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो आगे की बात है वो मेरे तीनों चीफ बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और वो ये भी कहते हैं कि जो सवाल जवाब है वो तीनों चीफ देंगे, मैं नहीं दूंगा। मतलब तो ये एक मजबूरी आप समझ सकते हैं राजनाथ सिंह की, कि जहां वो एक गेस्ट अपीयरेंस में थे, उन्होंने थोड़ा सा एक नोट पढ़ा और बाकी चीज़ें चीफ्स ने देश को बताई। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। मित्रों,
प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स, जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स ही उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। अब चूंकि अग्निपथ स्कीम लागू करने से पहले स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई थी और रक्षा मंत्री ने भी एक औपचारिकतावश अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर दी। उसके बाद जैसे ही हड़कंप मचा और देश में एक ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई, हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं हुई बिहार से लेकर हरियाणा तक, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की हवाइयाँ उड़ गई। और फिर जैसा कि आपने देखा 3 दिन में 3 संशोधन किए गए, एज ग्रुप भी बढ़ा दिया। अमित शाह ने ये भी कह दिया कि हम 10% जो है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम रिजर्वेशन दे देंगे। बहुत सी ऐसी बातें हुई, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो योजना है अग्निपथ, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो 75% जो अग्निवीर हैं जब वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे तो फिर उनको नौकरी दी जाएगी। अब हकीकत ये है कि जो अग्निवीर जब 4 साल के बाद उसमें से 75% जब जवान वापस घर आएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, तो नौकरी जैसी जो बातें की जा रही वो एक तरह का छलावा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर आप ये देखें, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का बाकायदा एक विभाग है, डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट, डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट। और ये जो आप कह सकते हैं विभाग है, जो डायरेक्टरेट है, ये जितने भी सैनिक रिटायर होते हैं हर साल, तकरीबन 60,000, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है डायरेक्टरेट जनरल की कि 60,000 पर एनम, यानी हर साल 60,000 सैनिक भूतपूर्व बनते हैं। और ये जो डायरेक्टरेट जनरल है ये कोशिश करता है उनको नौकरियां दिलाने की, लेकिन आपको पता है कितनी नौकरियां मिलती हैं? गेस करिए, 2 या 3% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। तो जब एक परंपरा चली आ रही जहां 2-3% को ही नौकरी मिल पाती है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जो वेल ट्रेंड हैं, पूरी तरह से एक प्रोफेशनल आर्मी मैन है, उनको जब नौकरी नहीं है तो 3-4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद किसको नौकरी मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद विपक्ष इसी सवाल को उठा भी रहा है। असल में जो नीयत है वो कुछ और है। क्या है वो नीयत? कि आप संघ की मानसिकता को सेना में घुसाना चाहते हो। क्या कारण है कि 4 में से 1 को आप रखेंगे और 3 को आप चलता करेंगे? कोई कारण होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप समाज का सैन्यकरण कर रहे हैं। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं, अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। अब दोस्तों जरा इन साहब की तस्वीर भी जरा गौर से देख लीजिए। इनका नाम है डॉक्टर हिरेन जोशी, डॉक्टर हिरेन जोशी। और पिछले कई बरसों से ये मोदी जी के साथ हैं और इनका काम है मोदी जी की रेपुटेशन को मैनेज करना। उनकी धूमिल होती छवि, उनकी जो साख पर अगर बट्टा लगे तो कोशिश रहती है हिरेन जोशी की कि वो उनकी छवि को सुधार करते हैं, उनकी रेपुटेशन को। आप ये कह सकते हैं कि उनकी इमेज अगर कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है तो ये डैमेज कंट्रोल करते हैं हमेशा। और प्रधानमंत्री के ओएसडी हैं,
जब से मोदी जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की 2014 में, लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी ट्रोल सेना जो है वो इनके अंडर में है, ट्विटर पे, फेसबुक पे। और हिरेन जोशी इस वक्त कम्युनिकेशन और आईटी दोनों के हेड हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और आप ये कह सकते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया जाता है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आप हिरेन जोशी साहब को पाएंगे। और जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं, चाहे सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, नविका कुमार हो, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, सब इनके साथ हॉटलाइन से जुड़े रहते हैं। और डे टू डे इनकी इनपुट ब्रीफिंग गोदी मीडिया के चैनल्स को रहती है। अब मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि क्योंकि ये जो अग्निपथ है इसमें आग लग चुकी है और ये एक तरह से बूम रैंग हो गई है पूरी स्कीम, तो हिरेन जोशी की अब ये कोशिश है कि वो एक नया नैरेटिव मोदी जी के लिए सेट करेंगे और सेट कर चुके हैं। और अगर आप अपने गोदी मीडिया के चैनल स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि दो बातें कही जा रही हैं। और वो दो बातें ये हैं कि एक तो ये जो हिंसा है इसके पीछे विपक्ष की साजिश है, छात्रों को बरगलाने की, उकसाने की। और दूसरा कि इस पूरी योजना के पीछे जो मोदी जी ने सेना की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए जो बनाई थी, उस योजना को लेकर राजनीति कर रहा है देश का विपक्ष। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और जिस तरह से अखबार, जिस तरह से गोदी मीडिया के चैनल हिरेन जोशी के इनपुट को फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आंदोलन पीछे रह जाएगा। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, इन सब के लिए योजना को नहीं, योजना की शर्तों को नहीं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी। बहरहाल समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो अगर मोदी जी में हम खोट नहीं निकाल सकते, मोदी जी को दोष नहीं दिया जा सकता। और ये जो स्कीम अगर लोगों को समझ में नहीं आई तो इसके पीछे जो दोष है, इसके पीछे जो कारण है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो डॉक्टर हिरेन जोशी कह रहे थे कि इसके पीछे खेल विपक्ष का है। ये एक नया नैरेटिव है और ये नैरेटिव हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं आ नहीं पाया अस्वस्थ होने के कारण। कोशिश रहेगी नया वीडियो आए, पहले से ज़्यादा जानदार हो, और आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।